वर्षा क्यों होती है और किस जगह पर कितनी मात्रा में वर्षा होगी, इसके बारे में अपने को पता चलता है। वायु में आर्द्रता कितनी मौजूद है। तो आज का टॉपिक है आर्द्रता। आर्द्रता होती क्या है? देखो, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको अपन आर्द्रता बोलते हैं। आर्द्रता क्या होती है? वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसको आर्द्र वायु बोलते हैं। यानी जलवाष्प युक्त वायु। जलवाष्प कहाँ से आएगा? वाष्पीकरण के द्वारा। मतलब जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा जलवाष्प बनेगा और वायु में उतनी ही आर्द्रता मौजूद होगी। तो आर्द्रता को प्रभावित किससे होगा? आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको देखो दो तरीका होगा। एक तो मैं बता दूं और आप रट लो, दूसरा है समझना। देखो, आर्द्रता किससे प्रभावित हो रही है? वाष्पीकरण से। जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ही आर्द्रता बढ़ेगी। तो अपन सीधा सीधा बात कर लेते हैं वाष्पीकरण किस किस वजह से प्रभावित होता है। तो जलीय सतह का जितना तापमान होगा, मतलब जो जल है उसका जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगी। तो जलीय सतह का तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करेगा और वाष्पीकरण आर्द्रता को। तो पहला पॉइंट, आर्द्रता को प्रभावित करने वाले कारकों में जलीय सतह का तापमान। दूसरा, जो जल के ऊपर जो वायु है, जो जलीय सतह पर जो वायु है, वहाँ से जो वायु प्रवाह करती है, जलीय सतह पर जो वायु है उसमें जलवाष्प की कितनी मात्रा है? उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है? यदि उसमें जलवाष्प की मात्रा पहले से ही मौजूद है तो वाष्पीकरण कितना भी हो वो अतिरिक्त जलवाष्प कहाँ से अवशोषित करेगी? तो इस कारण जलीय सतह में जलवाष्प कितना मौजूद है। तो दूसरा पॉइंट हो गया, जलीय सतह के ऊपर जो प्रवाहित होने वाली वायु है उसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी है। क्योंकि जो शुष्क वायु होती है, जिसमें नमी कम होती है, जो शुष्क वायु होगी उसमें जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जलवाष्प पहले से मौजूद नहीं है, वो गर्म वायु है, तो जलवाष्प और ज़्यादा वो अवशोषित कर सकती है। तो दूसरा क्या हुआ? जलीय सतह के ऊपर की वायु में जलवाष्प की मात्रा कितनी मौजूद है। तीसरा कारक क्या होगा? पवन की गति। देखो, जो पवन बह रही है उसकी यदि गति जितनी अधिक होगी वो उतनी ही ज़्यादा जलवाष्प को अपने साथ बहाकर लेके जाएगी। फिर तापमान और गर्म होगा, जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प पवन की गति के साथ बह के चला जाएगा, तो फिर से जलवाष्प का निर्माण होगा। तो पवन की जो गति है वो जलवाष्प को प्रभावित करती है और वाष्पीकरण आर्द्रता को प्रभावित करता है। तो पवन की गति किस प्रकार जलवाष्प को प्रभावित करती है? जैसे जितनी अधिक पवन की गति होगी उतनी ही वाष्पीकरण की दर अधिक होगी और वाष्पीकरण की दर जितनी अधिक होगी उतना ही जलवाष्प बनेगा, और जितना ज़्यादा जलवाष्प होगा उतनी ही आर्द्रता बढ़ेगी। तो पवन की गति जलवाष्प आर्द्रता को प्रभावित करती है। जलीय सतह का क्षेत्रफल, जो जलीय सतह है उसका क्षेत्रफल कितना है? देखो, जितना अधिक क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही वो सूर्य ताप को प्राप्त करेगा। जितना अधिक सूर्य ताप प्राप्त होगा उतना ही वाष्पीकरण होगा। समझ में आया? जो ये क्षेत्र है, यदि छोटा सा क्षेत्र है उसमें जल की वाष्प करने की क्षमता, कम क्षेत्र पर सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है तो कम जलवाष्प बाहर निकलेगी, वाष्पीकरण कम होगा। यदि क्षेत्रफल जितना अधिक बड़ा होगा तो सूर्य ताप उतना ही अधिक प्राप्त होगा और वाष्पीकरण उतनी ही अधिक होगी। तो चौथा क्या रखा हुआ? जलीय सतह का क्षेत्रफल। फिर वायुदाब किस तरह से प्रभावित करता है इसको? देखो,
वायु दाब ये जलीय सतह है, इस पर जितना अधिक वायु दाब होगा यहाँ पर वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होगा। ध्यान रखना, वायु दाब जितना अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा, और जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतना ही वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, और जितनी अधिक जलवाष्प की मात्रा होगी उतनी ही आर्द्रता में वृद्धि होगी, उतनी ही आर्द्रता में वृद्धि होगी। छठा कारक मौसमी दशाएं। देखो मौसमी दशाएं वाष्पीकरण को किस प्रकार प्रभावित करेंगी। देखो मौसमी दशाएं जैसे बादल हैं, बादल अधिक हैं तो सूर्य तप उस सतह को कम प्राप्त होगा। यदि सूर्य तप कम प्राप्त हुआ तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण हुआ तो वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जलवाष्प की मात्रा कम हुई तो आर्द्रता में कमी आएगी। तो आर्द्रता मौसमी दशाओं से भी प्रभावित होती है। और फिर सातवां कारक जल की लवणता। देखो जल की लवणता, देखो किसी भी जल में जितना अधिक लवणता मौजूद होगी तो उसका घनत्व अधिक होगा, और यदि घनत्व अधिक होगा मतलब जल थोड़ा गाढ़ा है तो मतलब इसमें तापमान गाढ़ा है तो देखो जल में लवणता जितनी अधिक है इसका घनत्व अधिक होगा, इस कारण इसका वाष्पीकरण कम होगा। लवणता अधिक होने की वजह से इसका वाष्पीकरण होगा। वहीं यदि लवणता जल की कम होगी, जल की जो लवणता वो कम होगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा। अब बात कर लेते हैं तापमान और आर्द्रता में क्या संबंध होता है। तो अभी सारे टॉपिक में अपने को विशेषकर क्या पता चला है कि तापमान, देखो तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, और वायु में आर्द्रता अधिक होगी। अब बात कर लेते हैं कि आर्द्रता को, मतलब वायु में आर्द्रता की बात कर लेते हैं, इनको नापते किस तरह से हैं, किस वायु में कितनी आर्द्रता है उसको मापने के पैमाने हैं जो कि पीटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है। कोई भी एक क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का एक निश्चित आयतन है, इसका निश्चित आयतन वाला क्षेत्रफल है। अब इस निश्चित आयतन में जो वायु है, इस वायु में आर्द्रता कितनी है, इसमें आर्द्रता कितनी है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। मतलब निश्चित आयतन में वायु में उपस्थित आर्द्रता, इसको मापेंगे कैसे। आर्द्रता को मापते हैं ग्राम प्रति घन क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। जैसे क्यों, देखो ये कोई भी क्षेत्र है, फल है 100 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है तो एक घन के रूप में ही तो होगी ना कि कोई आयत के रूप में। क्योंकि घन एक जैसे कमरा हो गया, ये कमरे का कितना क्षेत्रफल है और इस कमरे के क्षेत्रफल में कितनी वायु है, और इस वायु में जितनी, मान लो इसमें 1 किलो वायु है, 1 किलो वायु के अंदर इसमें जलवाष्प कितना मौजूद है, मान लेते हैं इसमें 100 ग्राम जलवाष्प है, तो ये पैमाना हो गया। इस 1 किलोग्राम वायु में 100 ग्राम वायु है, तो ये निरपेक्ष आर्द्रता हुई। मतलब एक निश्चित आयतन होना चाहिए, निश्चित आयतन, ये एक वायु है उसमें उपस्थित आर्द्रता कितनी है उसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता।
अब बात करते हैं निरपेक्ष आर्द्रता के बाद आर्द्रता सामर्थ्य। अपन ने अभी बात की थी 100 ग्राम वायु में, सॉरी 1 किलो वायु में 100 ग्राम आर्द्रता है। इस 1 किलो वायु की अधिकतम कितनी क्षमता हो सकती है? 1 किलोग्राम वायु है, इसकी अधिकतम कितनी क्षमता है? अधिकतम क्षमता कितनी है आर्द्रता को ग्रहण करने की? आर्द्रता ग्रहण करने की ये जो अधिकतम क्षमता है ना, उसको बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य, यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। समझ आया? आर्द्रता सामर्थ्य क्या है? आर्द्रता सामर्थ्य एक निश्चित तापमान होना चाहिए। निश्चित तापमान, यहाँ पर तापमान का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा। एक निश्चित तापमान और निश्चित आयतन। क्योंकि निश्चित होना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी के आधार पर तो अपन सामर्थ्य पता कर पाएंगे, किसी वायु को नाप पाएंगे। तो इसमें जो वायु होगी, इस वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, इसको बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। देखो, निरपेक्ष आर्द्रता क्या हुई कि वायु में उपस्थित कुल कितनी आर्द्रता है, इसको बोलेंगे आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता। लेकिन जो इसकी अधिकतम सामर्थ्य कितनी थी, जैसे अपने एग्जाम्पल से समझा था कि 1 किलो वायु है, 1 kg वायु है, उसमें आर्द्रता 100 ग्राम है, लेकिन उसकी अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती थी? उसकी अधिकतम क्षमता मान लो 200 ग्राम थी, लेकिन उसकी अभी 100 ग्राम ही उस वायु में जलवाष्प है, तो इसको बोलेंगे निरपेक्ष आर्द्रता 100 ग्राम को। और जो अधिकतम सामर्थ्य थी 200 ग्राम, वो है आर्द्रता की क्षमता, अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता 200 ग्राम थी। यदि 200 ग्राम पूरी, अभी तो 100 ग्राम थी उसमें निरपेक्ष आर्द्रता, यदि ये 200 ग्राम पूरी प्राप्त हो जाए, मतलब आर्द्रता सामर्थ्य 200 ग्राम और निरपेक्ष आर्द्रता भी 200 ग्राम है, तो इसको बोलेंगे अपन संतृप्त वायु। मतलब अब ये अपनी पूरी कैपेसिटी से आर्द्रता सामर्थ्य को प्राप्त कर चुकी है। इससे अधिक इस वायु में अधिक से अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, वो होगी संतृप्त वायु। अब एक दूसरा होता है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? संतृप्त वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। अभी जो बात करके आए थे ना कि 200 ग्राम उसकी क्षमता है, जिसमें से 100 ग्राम ही उसने प्राप्त कर रखा है अभी जलवाष्प, वो ही सापेक्षिक आर्द्रता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 100 ग्राम, वायु की आर्द्रता सामर्थ्य 200 ग्राम गुणा 100, क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य में सापेक्ष आर्द्रता हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं, क्योंकि सापेक्ष किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसको आर्द्रता सामर्थ्य के सापेक्ष निकाल रहे हैं। किसको निकाल रहे हैं? निरपेक्ष आर्द्रता को। बात है समझ में? इस कारण इसको प्रतिशत के रूप में निकालेंगे। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 50%। 200 ग्राम क्षमता थी, उसमें से 100 ग्राम मौजूद है, तो कितनी प्रतिशत मौजूद है? 50%। मतलब सापेक्ष आर्द्रता कितनी है? 50। अभी बात की थी संतृप्त वायु। संतृप्त वायु कौन सी होती है कि आर्द्रता सामर्थ्य बराबर निरपेक्ष सामर्थ्य। ये क्या होती है?
ये होती है संतृप्त वायु। तो संतृप्त वायु की आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? ऑब्वियसली उसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100 होगी हमेशा, क्योंकि दोनों की बराबर आर्द्रता सामर्थ्य है और निरपेक्ष आर्द्रता बराबर है। तो 200/200 गुणा 100, तो ये इससे कट गया, बचे 100%। तो ध्यान रखना, संतृप्त वायु की आर्द्रता सामर्थ्य संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता हमेशा 100 होती है। अब बात करते हैं औसांक बिंदु। जो औसांक बिंदु क्या होगा कि जिस तापमान पर असंतृप्त वायु संतृप्त होती है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा औसांक बिंदु। औसांक बिंदु ये जो अपनी 200 ग्राम वायु, 200 ग्राम जलवाष्प जिस कैपेसिटी पर वो अपनी आर्द्रता सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा, पहले 100 था, और जब ये 200 जिस तापमान पर 200 ग्राम पहुंच जाएगा उसको बोलेंगे औसांक बिंदु, कि ये अपनी संतृप्त वायु प्राप्त कर सकती है, मतलब निरपेक्ष आर्द्रता और इसकी आर्द्रता सामर्थ्य जितनी जलवाष्प में कैपेसिटी दी है। इसका सिंपल रूप से देखें तो वायु में जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, कुल क्षमता, और वायु में मौजूद कुल जलवाष्प की मात्रा बराबर, वो होगी औसांक बिंदु। अच्छा, यहाँ पर बात किया है तापमान की, जिस तापमान पर, क्यों? देखो एक बात देखो, ये जो आर्द्रता सामर्थ्य, यदि किसी की आर्द्रता सामर्थ्य 200 ग्राम है, 1 किलो वायु है, इसकी आर्द्रता सामर्थ्य 200 ग्राम है, तो यदि इस वायु को अपन तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि होने पर इसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो पहले 200 ग्राम सामर्थ्य थी, अब तापमान में वृद्धि कर दी है, तापमान में वृद्धि की तो इसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो जब आर्द्रता सामर्थ्य कितनी वृद्धि हो जाएगी? आर्द्रता सामर्थ्य 200 से अधिक होगी। तो समझ में आया कि तापमान बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य प्रभावित होती है। तो जितना अधिक तापमान बढ़ाएंगे तो आर्द्रता सामर्थ्य में वृद्धि होगी। कारण क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ेगा, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाएगी। और जैसे जैसे तापमान कम होगा तो उसकी आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगी। अब यही टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है वर्षा को समझने का। देखो, जो वायु है, जो समुद्र से वायु वाष्पीकरण को लेकर ऊपर की ओर गति करेगी, एक सीमा तक ये गति कर पाएगी। उसके पश्चात इसकी वायु की गुप्त ऊष्मा कार्य करेगी, वह इसको कुछ ऊंचाई तक तो और लेके जाएगी। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि सौभ मंडल होता है, पिछले वाले टॉपिक में पढ़ाया था सौभ मंडल। इसमें ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान गिरता जाएगा। वायु यहाँ पर वाष्पीकरण तो लेकर गई है,
लेकिन वो अपनी पूरी क्षमता मतलब कुल आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नहीं था। यदि आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर होता तो वो ओसांग बिंदु वहीं पर हो जाती। यदि कुल आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर होता तो उसकी ओसांग बिंदु यहीं पर हो जाती और यहीं पर वर्षा हो जाती। इसमें अपनी क्षमता से कम ही वाष्पीकरण था। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगी तापमान में कमी होगी, और तापमान में कमी होगी तो आर्द्रता सामर्थ्य में कमी आएगी। आर्द्रता सामर्थ्य में कमी आएगी तो मान लो कि यहाँ से 1 kg वायु 100 ग्राम वाष्पीकरण लेके गई है, वाष्प लेकर गई है, और इस वायु की इसकी आर्द्रता सामर्थ्य कितनी है? इसकी आर्द्रता सामर्थ्य 150 ग्राम है, मतलब अपनी क्षमता से 50 ग्राम ही कम लेके गई है। वायु धीरे धीरे ऊपर उठेगी, तापमान में कमी आएगी, तापमान कम होगा। जैसे जैसे तापमान कम होगा आर्द्रता सामर्थ्य कम हो जाएगी। अब जो यहाँ पर 150 ग्राम थी, मान लो ये एक निश्चित ऊंचाई पर आने के बाद 10 किलोमीटर आने के बाद इसकी आर्द्रता सामर्थ्य अब हो गई गिरकर 100 ग्राम हो गई इसकी आर्द्रता सामर्थ्य। जलवाष्प में पहले से 1 किलो वायु में 100 ग्राम पहले से मौजूद थी, मतलब 10 किलोमीटर बाद आके ये अपनी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो गई। और अब भैया अपने बात किए थे कि जब असंतृप्त वायु संतृप्त हो जाती है, मतलब अपनी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता और कुल जलवाष्प की मात्रा बराबर हो जाती है, तो उसको ओसांग बिंदु बोलते हैं। तो अभी 10 किलोमीटर वाली ऊंचाई को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन ओसांक बिंदु। अब इससे ऊंचाई जाने पर, इसके ऊंचाई पर यदि जाएगी, यहाँ पर इसके ऊंचाई पर जाएगी तो वो अपनी कैपेसिटी से अधिक होगी, तो जलवाष्प वहाँ से गिरने लगेगा और वहाँ से वर्षा होगी। तो यदि इससे ऊपर जाएगी, इससे ऊपर क्यों जाएगी? गुप्त ऊष्मा के कारण। तो वायु अपनी ओसांग बिंदु को प्राप्त करने के पश्चात वर्षा करती है। तो अब समझ में आई ना कि आर्द्रता सामर्थ्य तापमान से किस प्रकार प्रभावित होता है और ओसांग बिंदु पर जाने के बाद वर्षा क्यों होती है। और जैसे जैसे जलवाष्प लेके तो गई थी, ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी हुई, तो आर्द्रता सामर्थ्य भी गिरकर डाउन हो गई। और जैसे जैसे आर्द्रता सामर्थ्य डाउन हुई, वायु असंतृप्त से संतृप्त होने लगी और वो अपनी ओसांग बिंदु को प्राप्त कर ली और वर्षा शुरू हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया। वर्षा, चक्रवात और सभी जलवायु के टॉपिकों को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये बेसिक टॉपिक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक इसका, विशिष्ट आर्द्रता। इतनी देर से अपन उसी की बात कर रहे थे, बस उसका नाम नहीं दिए थे। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है कि 1 किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा, जो अपन बात करी थी ना, 1 किलो वायु में अपनी 100 ग्राम जलवाष्प है, इसी को विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं। किसी भी जलवायु की विशिष्ट आर्द्रता क्या हुई? 1 किलोग्राम वायु में कितनी जलवाष्प मौजूद है, ये होती है विशिष्ट आर्द्रता। और इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता को भूगोलवेत्ता की छड़ी। जो मौसम विज्ञानी होते हैं ना, इनकी छड़ी बोलते हैं। सीधा समझ में आ गया क्यों गया? क्योंकि उनको पता चलता है, इसी वायु से पता चलेगा, विशिष्ट आर्द्रता से ही, कि कितनी मात्रा में वर्षा होगी। जो अपना शुरू में प्रश्न था ना कि कौन सी वर्षा क्यों होती है, उसका मिल गया। कितनी मात्रा में वर्षा होगी, किस स्थान पे होगी, उसका रीजन है विशिष्ट आर्द्रता। तो मुझे लगता है आर्द्रता वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन वायुदाब करेंगे या फिर तापमान व्युत्क्रमण क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय बाय।